आप देख रहे हैं जागरण डायलॉग्स और मैं हूं उर्वशी कपूर। आज जागरण डायलॉग्स के इस सेशन पे हम बात करने वाले हैं न्यूरोलॉजिकल इश्यूज पर। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान जिनका मैं परिचय कराना चाहूंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्या होती है न्यूरोलॉजिकल समस्याएं, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं और उनके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान। We have with us Dr. Himank Goyal, who is consultant neurologist, Maharaja Agrasen Hospital, New Delhi. Sir, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you. Thanks a lot. और हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अभिषेक जुनेजा. He is also consultant neurologist at Maharaja Agrasen Hospital, New Delhi. सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आपका को होस्ट वरुण शर्मा। थैंक यू उर्वशी। और मैं स्वागत करूंगा डॉक्टर अभिषेक और डॉक्टर हिमांक का। To both the doctors, first of all, I would like to thank you for taking care of us during these unprecedented times and keeping us healthy. So thank you so much to start with. सबसे पहले आप दोनों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारी सेहत का ध्यान रखने में हमारी मदद करते हैं। और पहला क्वेश्चन डॉक्टर हिमांक मैं आपसे पूछना चाहूँगा। डॉक्टर हिमांक, न्यूरोलॉजी इज अ बिग वर्ड और कई बार लोग इस वर्ड को सुन के थोड़ा घबरा जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे में लोगों को घबराना नहीं चाहिए और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के क्या सिम्टम्स होते हैं, बेसिक जो समस्याएं होती हैं लोग जो फेस करते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल, आपने वरुण जी बिल्कुल ठीक तरीके से इसको यू हैव पुट इन कि लोग कई बार न्यूरोलॉजी एक बड़ा वर्ड है, इसको सुन के घबरा जाते हैं। और न्यूरोलॉजी है भी एक बहुत बड़ा डोमेन, एक बहुत बड़ा परिपेक्ष है, इसके अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर्स आते हैं। तो हमें यह जानना जरूरी है कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स, कौन कौन सी समस्याएं न्यूरोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में आती हैं। क्योंकि अगर हमें यह पता होगा तभी हम एक न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने जाएंगे, हमें पता होगा कि हमें किसको दिखाने जाना है। तो न्यूरोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में हमारे दिमाग से लेकर हमारी मांसपेशियां, जिसके अंदर आता है हमारा दिमाग, हमारी मेरुदंड यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, हमारी नर्व्स यानी कि नसें और मसल्स यानी कि मांसपेशियां, ये सारी चीजें हमारे न्यूरोलॉजी के पर्सपेक्ट में आती हैं। इनसे रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर या समस्या अगर होती है तो वी शुड कंसल्ट अ न्यूरोलॉजिस्ट, हमें न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर हम दिमाग की बात करें तो दिमागी समस्याओं के कॉमन सिम्टम्स होते हैं जैसे कि सर में दर्द, तनाव, भूल जाना, बार बार भूलने की समस्या होना, फालिश मार जाना, एक साइड पे पैरालाइज हो जाना, और जैसे कि पार्किंसंस डिजीज जो कि ट्रेमर्स, कंपन की समस्या होती है, वो भी हमारी दिमाग से रिलेटेड होती है। उसके बाद अगर हम बात करें मेरुदंड यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड से जो रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं बैक पेन, नेक पेन, गर्दन में दर्द, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, शियाटिका की दिक्कत, जिससे जो कि नसों का दर्द एक पैरों में आता है, वो भी बैक से रिलेटेड होती है। इसके अलावा पैरों में अगर सूनापन आता है, दर्द होता है, तो ये सब स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड दिक्कतें होती हैं। अगर हम नसों की बात करें तो नसों की दिक्कतें जो होती हैं उनके बहुत अलग अलग तरीके से मरीज को समस्या हो सकती है। जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो है झुंझुनाहट होना, दर्द होना हाथों पैरों में, या फिर सूनापन होना। तो ये सब जो है नसों से रिलेटेड समस्याओं के सिम्टम्स हैं। और अगर हम मांसपेशियों की बात करें तो मांसपेशियों से रिलेटेड सिम्टम्स हैं कि जैसे कि थकान रहना, पूरे शरीर में दर्द होना, जोर ना लगा पाना चीजें खोलने में, बंद करने में, या फिर उठने बैठने में समस्या होना, इस तरीके की दिक्कत जो होती हैं वो मांसपेशियों के साथ होती हैं। तो अगर हम इनमें से जो मैंने सारी कैटेगरीज बताई, इनमें से कहीं भी हम फिट इन होते हैं तो हमें एक न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और हम किसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से ग्रसित हैं। जी, अभी जैसे डॉक्टर हिमांक ने बताया कि कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं जो कि न्यूरोलॉजिकल इश्यूज में आती हैं। अभी डॉक्टर ने जिक्र किया हेडेक्स का। इससे मिलता जुलता सवाल है मेरा डॉक्टर अभिषेक से कि सर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडेक्स, लोगों को अलग अलग हेडेक्स होते हैं, किसी को यहाँ पे दर्द होता है, किसी को माइग्रेन की समस्या होती है, तो आप इसके बारे में हमें कुछ बताएं। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन उर्वशी जी, आपके सवाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेडेक्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, एक प्राइमरी हेडेक होता है और सेकेंडरी हेडेक होता है। प्राइमरी हेडेक में दिमाग स्ट्रक्चर में नॉर्मल होता है और फंक्शन में एबनॉर्मल होता है। सेकेंडरी हेडेक में दिमाग स्ट्रक्चर में भी एबनॉर्मल होता है और फंक्शन में भी एबनॉर्मल होता है। जो माइग्रेन की आपने चर्चा की, माइग्रेन एक बहुत ही कॉमन प्रकार का हेडेक है और नॉर्मल पॉपुलेशन में लगभग 10 से 20% पॉपुलेशन में माइग्रेन पाया जाता है। माइग्रेन के जो लक्षण हैं वो हर
इंसान को पता होने चाहिए। माइग्रेन जनरली सर के एक भाग में होता है, हालांकि पूरे सर में भी हो सकता है। माइग्रेन का जब दर्द शुरू होता है तो ऐसा लगता है कि दिमाग में नस फड़क रही है। ये दर्द जो है एक बार शुरू होके 4 से 72 घंटे तक यानी 3 दिन तक भी माइग्रेन का सर दर्द बना रह सकता है। माइग्रेन का हेडेक जो है उसमें उल्टी भी हो सकती है। उस समय रोशनी आंखों में चुभती है, शोर बर्दाश्त नहीं होता, और पेशेंट जो है वो यही प्रेफर करता है कि मैं लाइट्स ऑफ करके कमरे में सो जाऊं ताकि सर दर्द से मुझे निजात मिले। अच्छी बात यह है कि माइग्रेन का हेडेक जनरली रिस्पॉन्सिव होता है पेन किलर्स को। इसके लिए मेडिसिन अवेलेबल हैं। ये एक बेनाइन हेडेक है, जनरली कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो माइग्रेनियर जो एक पेशेंट है उसकी इतनी इम्पेयर हो जाती है कि यदि वो दवाई ना ले तो वो महीने में 4 दिन, 8 दिन, 12 दिन सिर्फ अपने कमरे में पड़ा रहता है और उन दिनों वो कोई काम नहीं कर सकता। माइग्रेनियर जो है यानी जो पेशेंट माइग्रेन से पीड़ित है उसे पता होना चाहिए कि माइग्रेन की 2 तरह की दवा है। जनरली पेशेंट सोचते हैं कि जब माइग्रेन का अटैक हुआ है उस समय दवाई लेनी है और उसके बाद सर दर्द चला जाएगा। ऐसा नहीं है। माइग्रेन के लिए जो दवाएं हैं वो 2 प्रकार की हैं। एक है अबॉर्टिव मेडिसिन। अबॉर्टिव मतलब जो हमें ड्यूरिंग हेडेक लेनी है, वो सिर्फ उस अटैक के लिए है। वो बेसिकली एक पेन किलर है जो हमें पेशेंट को देना है और उस समय उसका सर दर्द में आराम आ जाएगा, लेकिन अगला सर दर्द जो होना है वो उसको प्रिवेंट नहीं कर रहा है। तो देयर इज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन ऑल्सो विच इज अवेलेबल फॉर माइग्रेन हेडेक, जो कि ज्यादातर पेशेंट्स नहीं लेते हैं। महीने में 10 बार हेडेक होगा वो 10 बार पेन किलर लेंगे, जबकि उनको ये नहीं पता कि अगर एक रेगुलर मेडिसिन जो कि प्रिवेंटिव मेडिसिन है वो शुरू कर दी जाए तो जो माइग्रेन के अटैक्स महीने में 10 हो रहे हैं वो 5 हो सकते हैं, 5 से घटकर 2 हो सकते हैं और माइग्रेन से पूरी तरह से निजात पाया जा सकता है। तो अबॉर्टिव मेडिसिन तो सब जानते हैं कि माइग्रेन है तो दवाई ले लो और उस दिन कोई काम ना करो, माइग्रेन से राहत मिल जाएगी। प्रिवेंटिव मेडिसिन ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। प्रिवेंटिव मेडिसिन अवेलेबल हैं, ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, 6-8 महीने तक देकर माइग्रेन से हमेशा के लिए निजात पाया जा सकता है। तो ये बहुत ही जरूरी है जानना कि यदि माइग्रेन है तो एक न्यूरो स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें और घर में बैठ के सिर्फ पेन किलर लेकर माइग्रेन का इलाज ना करें। जी जी डॉक्टर हिमांक, मेरा अगला सवाल आपसे है। 21वीं सदी का एक बहुत ही सुने जाने वाला शब्द है स्ट्रेस। स्ट्रेस की अगर बात करें तो क्या स्ट्रेस की वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और अगर हाँ तो क्या सिम्टम्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने चाहिए? वरुण जी, आपने आजकल के जो दौर है, कोविड टाइम्स जो चल रहे हैं, उसके अगर पर्सपेक्टिव में हम बात करें तो बहुत ही रेलेवेंट सवाल पूछा है और ये बहुत ही जरूरी है इस टॉपिक को एड्रेस करना इस टाइम पे। तो स्ट्रेस एक बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है ना। वैसे भी एक कॉमन समस्या हो गई है और कोविड टाइम्स में तो ये लगा लीजिए कि एक तरीके से कोविड पैंडेमिक के साथ साथ स्ट्रेस पैंडेमिक भी हो गया है ना। तो वंस हु आर सफरिंग और जिनके भी कोई रिलेटिव्स या कोई जिनके कोई नहीं भी है, तो वो नेगेटिव न्यूज इतनी है आजकल कि सब एवरीवन इज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस। तो हमें यह जानना जरूरी है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे वी आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, है ना। तो हमें उसके कुछ बेसिक सिम्टम्स आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो जो स्ट्रेस्ड हैं, तो स्ट्रेस का, जिसको हम हिंदी में अगर हम बात करें, इसको हम तनाव कह सकते हैं, अवसाद कह सकते हैं। उसके कुछ लक्षण होते हैं, अगर इनको हम समय से आइडेंटिफाई कर लें और एड्रेस कर लें तो हम फिर लॉन्ग टर्म जो बीमारियां हैं, डिजीजेज हैं, उनके होने से बच सकते हैं। तो स्टार्टिंग इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं स्ट्रेस के, कि जैसे कि नींद ना आना, ये एक बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं कि नींद ना आना, बार बार नींद उचट जाना, सोने की कोशिश कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, सुबह जल्दी खुल जा रही है। उसके अलावा है कि मूड में चिड़चिड़ापन, हमारा जो मन है वो जो पहले जितना एनर्जेटिक था, जिन जिन चीजों में हमारा मन लगता था, जो जो हॉबीज हमारा करने का मन करता था, टीवी सीरियल्स, बुक्स हमारा पढ़ने का मन करता था, उनमें अब हमारा मन नहीं करता है, वो सब हमारा करने का मन नहीं करता है। कोई बात करे हमसे, कुछ कहे तो हमारे को चिड़चिड़ापन लगता है। तो ये एक स्ट्रेस का लक्षण है। उसके अलावा जैसे कि भूख का कम हो जाना, यह भी एक स्ट्रेस का लक्षण है। उसके अलावा जैसे कि थकान लगना, शरीर में कोई भी काम करने का मन नहीं करना, थकान लगना, सारा टाइम ऐसा लगे कि भाई आराम से बैठे रहो, एक जगह पे पड़े रहो, दिमाग के अंदर नेगेटिव विचार आना कि भाई अब सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ करने का फायदा है कि भी नहीं है।
तो ये सब जो है तनाव के लक्षण है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा सर दर्द हो सकता है। सर दर्द एक तनाव का बहुत कॉमन लक्षण है जिसको हम कई बार अर्ली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। सिर्फ पेशेंट बताते हैं कि हमारे को हेडेक हो रहा है, एंड व्हेन यू गो इनटू द हिस्ट्री एंड द स्ट्रेस इज अ प्रेसिपिटेंट, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक। तो स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक एक कॉमन सिम्टम है हेडेक स्ट्रेस का। इसके अलावा अगर हम इन सिम्टम्स को टाइमली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, दिल का धड़कन महसूस होना, घबराहट लगना, पसीने आ जाना बैठे बैठे, अगर इन सिम्टम्स को हम टाइमली आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो ये फिर लॉन्ग टर्म में बहुत सारी बीमारियों का कारण बन सकता है। अब वो बीमारियां क्या हैं जो कि स्ट्रेस से रिलेटेड हैं, अगर लॉन्ग टर्म में स्ट्रेस को ट्रीट नहीं किया जाए। उसमें अगर हम न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर्स की बात करें तो एक तो मैंने आपको बताया हेडेक, उसके अलावा स्ट्रोक या पैरालिसिस। स्ट्रोक या पैरालिसिस का भी एक इंपॉर्टेंट कॉज है स्ट्रेस। अब जो नई स्टडीज आ रही हैं उनमें स्ट्रेस सबसे इंपॉर्टेंट कॉज माना जा रहा है स्ट्रोक और पैरालिसिस का। उसके अलावा जो भूलने की बीमारियां हैं वो भी काफी हद तक स्ट्रेस की वजह से रिस्पॉन्सिबल है। स्ट्रेस बाय इटसेल्फ कैन कॉज फॉरगेटफुलनेस, और in the long term stress can lead to the development of Alzheimer's disease, which is itself a disease of forgetfulness. तो इसलिए इसके अलावा अगर हम न्यूरोलॉजिकल के अलावा अगर बात करें तो डायबिटीज, हार्ट की बीमारियां है ना, ये सब बीमारियां भी जो हैं स्ट्रेस की वजह से प्रेसिपिटेट हो सकती हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम स्ट्रेस को टाइमली आइडेंटिफाई करें और उसको एड्रेस करें। राइट। सो अगला सवाल है मेरा डॉक्टर अभिषेक से कि काफी लोग साइटिका पेन, जो नर्व पेन होता है, उसकी समस्या से जूझते हैं और वो पेन इतना अनबियरेबल हो जाता है कभी कभी कि वो काफी मतलब इट इफेक्ट्स देयर डेली लाइव्स। सो इसके बारे में आप हमें बताएं। और इससे मिलता जुलता एक और सवाल है कि क्या जो पिंच नर्व या साइटिका नर्व पेन होता है वो क्योर हो सकता है? हाँ, देखिए सियाटिका जो है एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। ये हमें जानना जरूरी है कि जनरली जो है बुजुर्ग लोगों में देखी जाती है। इसमें रीढ़ की हड्डी कमजोर होने के कारण बीच में से डिस्क खिसक जाती है और पीछे नस पर दबाव डालती है। रीढ़ की हड्डी के बीच में से डिस्क खिसक जाने से जो नस पर दबाव आता है और नस की इरिटेशन की वजह से वो दर्द जो है कमर से लेकर पीछे बटक से नीचे, फिर थाइस के पीछे, घुटनों के पीछे, काफ्स के पीछे से एड़ी तक जाता है। इसीलिए इसे शूटिंग पेन कहते हैं। ये कमर से शुरू होकर एड़ी तक जाता है। तो इसी पेन को शियाटिका कहा जाता है। शियाटिका एक इतना कॉमन टर्म हो गया है कि किसी भी कमर दर्द को मरीज शियाटिका कहना शुरू कर देता है। पर शियाटिका इस शूटिंग पेन को कहा जाता है जो कमर से लेकर एड़ी तक जाए। इसमें नस पे दबाव है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और काफी दवाइयां भी उपलब्ध हैं, लेकिन वो सब मैनेजमेंट पार्ट है। हमें ये जानना जरूरी है कि क्या इसे प्रिवेंट भी किया जा सकता है। तो प्रिवेंशन ही इसमें ज्यादा कारगर है। एक बार शुरू हो जाए तो फिर दवाई लंबे समय तक लेनी पड़ती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है बहुत ही बुरी हो जाती है इन पेशेंट्स की। तो इसमें प्रिवेंशन यही है कि भारी वजन ना हो। अगर हमारा वजन कम रहेगा तो रीढ़ की हड्डी को भी वजन कम संभालना पड़ेगा, तो उसमें शक्ति बनी रहेगी और हड्डी के बीच में से डिस्क खिसक कर पीछे नहीं जाएगी। भारी जो वजन के लोग हैं उनमें वैसे ही बुजुर्गों में हड्डियों में कैल्शियम की कमी के कारण कमजोर हैं, भारी वजन है, रीढ़ की हड्डी को बहुत ज्यादा वजन उठाना पड़ रहा है, तो कमजोर डिस्क उसमें से पीछे खिसक जाती है और फिर नस पे दबाव डालना शुरू करती है। तो अपने वजन को कंट्रोल में रखें, रेगुलर वॉक करें, आगे झुकने का ज्यादा काम ना करें, भारी वजन ना उठाएं, जमीन पर आलती पालती मारकर ना बैठें और संभाल कर सावधानी से चलें। और कोई खड्डा है तो बच के चलें, क्योंकि बुजुर्ग लोगों में माइनर ट्रॉमा यानी नॉन सिग्निफिकेंट इंजरी से भी हड्डी कोलैप्स हो सकती है, डिस्क खिसक सकती है और नर्व पर प्रेशर आ सकता है। अब अगर एक बार नर्व पर प्रेशर आ गया है और ये शियाटिका पेन पेशेंट को हो गया है तो क्या करना है? तो भी सारी सावधानियां बरतनी है। आगे झुकने का काम नहीं करना है, भारी वजन नहीं उठाना है। कुछ दवाएं हैं, पेन किलर्स हैं, मसल रिलैक्सेंट्स हैं जो हर डॉक्टर, हर ऑर्थोपेडिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन पेशेंट को देते हैं, पर उसके बाद भी दर्द बना रहता है। लास्ट रिजॉर्ट ऑपरेशन का भी रहता है। सर्जरी इज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल फॉर शियाटिका पेन। उसमें डिस्क को काटकर निकाल दिया जाता है, लेकिन उसमें कुछ लक्षण ऐसे हों जिसमें कि शियाटिका पेन में ऐसे लक्षण होने जरूरी हैं कि पेशेंट को ऑपरेशन के लिए लिया जाए। ऑपरेशन के अपने रिस्क हैं। यदि पैर में कमजोरी आ गई है, पैर लटक गया है, तलवे पर सुन्नपन आ गया है, या लैट्रिन या पेशाब रुक गया है, लैट्रिन या पेशाब करने की शक्ति खत्म हो गई है,
तो उस केस में पेशेंट को शियाटिका के केस में ऑपरेशन करके भी निजात पाया जा सकता है। पर प्रिवेंशन पे हमें जोर देना है कि अपना वजन कम रखें, दूध पिएं, कैल्शियम की गोली खाएं और सावधानी से चलें, क्योंकि चोट लगने से, हड्डी पिचक जाने से, डिस्क खिसक जाने से, नर्व पर दबाव आने से ही ये दिक्कत होगी। तो इससे अगर बचाव किया जा सके तो वो बहुत ही बेहतर है इलाज से। जी, सो इससे मिलता जुलता सवाल है मेरा डॉक्टर हिमांक से कि जैसे कि अभी डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि शियाटिका पेन जो डिस्क होती है उसमें नर्व के प्रेस होने की वजह से हो सकता है। सो एक हमारे यूजर का सवाल आया है कि उनके जो नर्व शियाटिका की वजह से उनके टो में नमनेस आ गई है। सो नमनेस के क्या कारण होते हैं? डज दिस मीन इट्स अ नर्व डैमेज? देखिए मैडम, नमनेस जो है एक बहुत ही वेग कंप्लेंट है। अब नमनेस के जो हैं मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब होते हैं। नमनेस को जो हम इंटरप्रेट करते हैं उसका मतलब है सूनापन। सूनापन मतलब हो गया कि उधर हम अगर टच कर रहे हैं, अगर कुछ प्रिक कर रहे हैं तो वहां पे पता नहीं चल रहा है। तो असली में नमनेस का मतलब ये है सूनापन। बट कई लोग जैसे कि जो झुंझुनाहट होती है, दर्द होती है, कमजोरी होती है, अगर वो टो मूव नहीं कर पा रही है तो कई लोग उस चीज को भी नमनेस एज अ परसीव करते हैं। अगर हम बात करें कि अगर परसीव करने की बात करें तो जैसे कि हमारा पैर कभी सो जाता है, पैर पे पैर रख के अगर हम बैठ जाते हैं लंबे टाइम तक और पैर सो जाता है, और उस टाइम जो लिम्ब में सेंसेशन होती है, दैट इज एग्जैक्टली कॉल्ड द नमनेस। नमनेस अगर टो में आ गई है, अगर हम सूनेपन की अगर बात करें तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये शियाटिका से रिलेटेड है। अब रिलेटेड कैसे है कि अगर डिस्क पे दबाव पड़ता है, तो जैसे जब नस पे दबाव पड़ता है तब स्टार्टिंग फेजेस में उसमें पेन होता है, जब शूटिंग पेन जो डॉक्टर अभिषेक ने बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया, वो पेन होता है। तो वो पेन का मतलब है कि वो नर्व जो है, वो नस जो है वो इरिटेट हो रही है, एंड इट इज मतलब सेइंग कि भाई रिलीव मी। लेकिन उससे अगला जो स्टेप है वो है नमनेस। नमनेस का मतलब है कि अब उसने सेंसेशन ले जाना बंद कर दिया है, उस नस ने सेंसेशन ले जाना बंद कर दिया है, वहां पे हमें छूने का, चूटी काटने का पता नहीं चल रहा है। और उसकी अगली स्टेप है वीकनेस। वीकनेस का मतलब है कि अगर वो पेशेंट चाहें और वो मूव करने की कोशिश करें टो, तो वो टो मूव नहीं कर पाएंगे। तो यस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर पेशेंट को नमनेस डेवलप होना शुरू हो गई है टो में, तो वो बॉदरसम है। दैट मीन्स द डिजीज इज प्रोग्रेसिंग। एंड इसका मतलब यह भी है कि हो सकता है कि सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस कंसीडर करने के बाद, दवाइयां, एक्सरसाइज और ऑपरेटिव मेजर्स करने के बाद भी ये नमनेस जो है, ये सूनापन जो है, ये पूरी तरीके से पेशेंट का ना जाए। दिस इज पॉसिबल। बट अगर ये स्टार्टिंग है नमनेस की, जो पेन से नमनेस में ट्रांजिशन हुआ है और ये स्टार्टिंग फेज है नमनेस का, तो इट इज पॉसिबल दैट इट इज रिवर्सिबल अप टू सर्टेन एक्सटेंट। बट अगर ये नमनेस डेवलप हुए काफी टाइम हो गए, मंथ्स हो गए हैं, तो इट इज अनलाइकली कि ये जो नमनेस है ये रिवर्स होगी। तो यही जो डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि डिस्क रिलेटेड डिजीजेस जो भी हैं, कि डिस्क के अपनी जगह से खिसक जाने से जो स्पाइनल कॉर्ड पे और नसों पे दबाव पड़ता है, उनके लिए बेस्ट जो है चीज है वो है प्रिवेंशन। जब भी हमें स्टार्टिंग के सिम्टम्स हो रहे हैं, बैक पेन हो रहा है, शियाटिका के सिम्टम्स हो रहे हैं, तो वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रिवेंशन, कि भाई हमें जो भी ये झटके वाली जो चीजें हैं वो नहीं करनी है, भारी सामान नहीं उठाना है, वेट रिड्यूस करना है। और एक बार अगर ये चीज हो गई है डेवलप, तो हमें अपने न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है, ड्रग्स और एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने हैं, उससे भी काफी टाइम तक हम इसको रोक पाते हैं। अगर उसके बाद भी प्रोग्रेस हो रहा है, देन द ऑपरेशन इज द ओनली मोडालिटी, जिसमें हमारे पास ओपन एज वेल एज एंडोस्कोपिक सर्जरीज दोनों के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डॉक्टर अभिषेक, मेरा अगला सवाल आपसे, पिछले 1.5 साल से अगर बात करी जाए तो ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और उसके अलावा लोगों का एक इनएक्टिव लाइफस्टाइल जो डेवलप होता जा रहा है ओवर द पीरियड, और जंक फूड का काफी ज्यादा इन्वॉल्व होना। तो आपको क्या लगता है, एक इनएक्टिव और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से लोग ज्यादा प्रोन होते जा रहे हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए? आप सभी जो आपने सवाल पूछे हैं वो इतने अच्छे सवाल हैं आम जनता के लिए आज, भले ही माइग्रेन हो, शियाटिका हो या इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, दे आर वेरी गुड क्वेश्चंस एंड नीड टू बी एड्रेस्ड, एंड पीपल शुड नो कि व्हाट दीज लाइफस्टाइल्स आर लीडिंग देम टू। आप देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रिलेशनशिप हैं इनएक्टिव और अनहेल्दी लाइफस्टाइल से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का। पहले डायरेक्ट रिलेशनशिप ये है, अभी हमने माइग्रेन की बात करी है, डॉक्टर हिमाक ने स्ट्रेस हेडेक की बात करी है। माइग्रेन इज ऑल्सो प्रेसिपिटेटेड बाय स्ट्रेस। जो हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, रात को देर तक जागना, नींद पूरी ना होना, सुबह देर तक सोना, जंक फूड,
ये सब जो है माइग्रेन के प्रेसिपिटेंट्स हैं। प्रेसिपिटेंट्स मतलब इन सभी से माइग्रेन का अटैक प्रेसिपिटेट होता है। माइग्रेनियर को जानना जरूरी है कि अगर वो रात को देर तक जागेगा और सुबह लेट उठेगा, समय से खाना नहीं खाएगा, ठीक है, जो एडिक्शंस हैं, अल्कोहल है, टू मच ऑफ कैफीन इनटेक है, जंक फूड है, इन सबसे माइग्रेन के अटैक प्रेसिपिटेट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, टेंशन, हेडेक एक अलग एंटिटी है जो सिर्फ स्ट्रेस से रिलेटेड है। पेशेंट्स विद एपिलेप्सी शुड नो कि अगर वो रात को देर तक जागेंगे या शराब का सेवन करेंगे तो उनको दौरा, झटका या मिर्गी जो हम कहते हैं वो हो सकता है। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब इनडायरेक्ट रिलेशनशिप भी है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से। अगर जो आजकल का लाइफस्टाइल है कि घर का खाना नहीं खाना, बाहर का खाना ज्यादा खाना है, रात को देर तक जागना है, नींद पूरी नहीं होती है, सुबह देर से उठते हैं, एक्सरसाइज करते नहीं है, मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते हैं, इससे वजन बढ़ता है। पेशेंट्स आर प्रोन फॉर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, एंड ऑल दीज विल कॉज स्ट्रोक। जैसे हार्ट अटैक है ऐसे ही ब्रेन अटैक है। हार्ट अटैक में हार्ट की नस बंद होती है, ब्रेन अटैक में ब्रेन की नस बंद होती है, उसे हम स्ट्रोक कहते हैं। वो डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल से होता है। और इन सभी की जड़ क्या है? अनहेल्दी इनएक्टिव लाइफस्टाइल। तो स्ट्रोक तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, पर उसको जो उसके जो कारण है, जो मुख्य कारण है, वो सारे इनएक्टिव और अनहेल्दी लाइफस्टाइल से ही उत्पन्न हो रहे हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों से रिलेशनशिप है। हेल्दी लाइफस्टाइल सिर्फ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से आपको नहीं बचाएगा, आपको हार्ट अटैक से भी बचाएगा, आपको किडनी डिजीज से भी बचाएगा और आपको बाकी सब बीमारियों से भी बचाएगा। तो लाइफस्टाइल जो है और स्ट्रेस रिडक्शन मैनेजमेंट, जो स्ट्रेस रिड्यूस आपको करना है हेल्दी लाइफस्टाइल से, रेगुलर एक्सरसाइज से, वो सभी बीमारियों से आपको बचाएगा और डॉक्टर के पास जाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी, सो अगला सवाल है मेरा डॉक्टर हिमांक से। डॉक्टर हिमांक, आजकल के समय में एक शब्द है जो कि हम बहुत फ्रीक्वेंटली सुन रहे हैं एज कम्पेयर टू द अर्लियर टाइम्स, अल्जाइमर्स। सो आप हमें बताएं कि क्या होता है अल्जाइमर्स डिजीज, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और क्या उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं? हाँ मैडम, अल्जाइमर्स डिजीज जो है एक तो सही में एक कॉमन बीमारी हो गई है और दूसरा ये जो वर्ड है थोड़ा सा ज्यादा यूज भी होने लग गया है। तो अल्जाइमर्स डिजीज, जिसे हम आम भाषा में भूलने वाली बीमारी कहते हैं, तो इसके अंदर जो सिम्टम्स की अगर हम बात करें, अगर हम अल्जाइमर्स के सिम्टम्स की बात करें तो जनरली ये एल्डरली एज ग्रुप की बीमारी है। मोर देन 60 इयर्स ऑफ एज में जो एल्डरली इंडिविजुअल्स होते हैं उनको होती है। तो इसकी स्टार्टिंग के सिम्टम्स हैं कि रीसेंट मेमोरी लॉस। रीसेंट मेमोरी लॉस क्या है कि भाई सुबह नाश्ता किया भूल गए, कोई चीज है अपने स्पेक्स रख के भूल गए, है ना, अपना वॉलेट रख के भूल गए, हमने किससे मिले थे, कल किससे मिले थे, क्या चीज बताई थी, आज क्या क्या करना है, ये सब भूल गए। हम दुकान पे गए सामान लेने, तो दुकान पे सामान लेके एक दो लिस्ट में एक दो चीजें याद आ गई, उसके बाद वाली चीजें याद ही नहीं आई। इसके ये हैं स्टार्टिंग के सिम्टम्स अल्जाइमर्स के। इसके बाद अगर अल्जाइमर्स प्रोग्रेस करता है तो उसके बाद पेशेंट को, जैसे कि हम बोलते हैं विजियोस्पाशियल, विजियोस्पाशियल का मतलब है कि मूव अबाउट करने में, रास्ते भूल जाना, कि एक जगह से अगर दूसरी जगह जाना है उनको, है ना, अगर एक जगह से दूसरी बाजार जाना है, सब्जी लेने, ग्रोसरी लेने जाना है, तो अब उनको रस्तों में कंफ्यूजन होने लग गया, अपने घर वापस आने की गलियों में कंफ्यूजन होने लग गया है। तो ये सब जो सिम्टम्स हैं ये अल्जाइमर्स के सिम्टम्स हैं, ये स्टार्टिंग सिम्टम्स हैं। डिलेड सिम्टम्स में तो धीरे धीरे पेशेंट अपना खाना खाना भी भूल जाता है, लैट्रिन पेशाब के बारे में भूल जाता है और धीरे धीरे बिस्तर पे भी आ सकता है। लेकिन इसमें काफी समय लगता है, इसलिए जरूरी है कि जो स्टार्टिंग के सिम्टम्स हैं, जो रिसेंट मेमोरी लॉस है और जो विजियोस्पाशियल सिम्टम्स हैं कि रास्ता भूल जाने वाली जो दिक्कतें हैं, वो हम पहले से आइडेंटिफाई करें और वी गो टू अ न्यूरोलॉजिस्ट। तो इसमें हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं अल्जाइमर्स के, वो हैं मेनली जो हैं ड्रग्स हैं। डायग्नोसिस बनने के बाद हमारे पास कुछ दवाइयां हैं जो कि अल्जाइमर्स का जो प्रोग्रेशन, इट इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज, दिमाग के अंदर कुछ न्यूरॉन्स हैं, कुछ सेल्स हैं जो कि धीरे धीरे डिजेनरेट होना स्टार्ट हो गए हैं, उस वजह से हमें मेमोरी में दिक्कत आ रही है। तो ये दवाइयां जो हैं ये उन न्यूरॉन्स का जो डिजेनरेशन है वो स्लो डाउन कर देती हैं। उसके अलावा जो एक हार्मोन एसिटाइल कोलिन ब्रेन के अंदर, ये मेमोरी के साथ जो है एसोसिएटेड है, इसको हम थोड़ा सा बूस्ट अप करते हैं, जिससे कि जो ये जो सिम्टम्स हैं ये इनके प्रोग्रेशन में जो है डिले हो जाता है, जिससे कि अपने लाइफस्टाइल, अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज ठीक से करते रहते हैं। इसके अलावा कुछ रिहैबिलिटेटिव एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे पजल सॉल्विंग, क्रॉसवर्ड्स, सुडोकू, ये सब एक्सरसाइजेस हम इन लोगों को एडवाइस करते हैं, जिससे कि ब्रेन की एक रीमॉडलिंग सी स्टार्ट हो जाती है, ब्रेन की एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, जो कि प्रोग्रेशन ऑफ सिम्टम्स को स्लो डाउन कर देती है। उसी के साथ साथ हमें इनके केयर गिवर्स को, जो आसपास के लोग हैं,
उनको समझाना होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि पेशेंट को बीमारी है, एल्जाइमर्स है और हमें इनका टेक केयर करना है, क्योंकि इसके साथ बिहेवियरल इश्यूज, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, ये सब भी बहुत कॉमन है। जी डॉक्टर अभिषेक, इससे पहले कि हम ये आज का डिस्कशन रैप अप करें, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा रिगार्डिंग कोविड-19। क्या आपको लगता है कि कोविड-19 की वजह से लॉन्ग टर्म में ब्रेन हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, स्पेशली उन पेशेंट्स के ऊपर जो कि वेंटिलेटर सपोर्ट पे हैं और स्पेशली जो कि एल्डरली हैं? इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा है, अभी बीमारी जो है उसके बारे में हमें लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस का ज़्यादा नहीं पता है। अभी हमारे पास जो भी 1 साल का एक्सपीरियंस है इस बीमारी के साथ, उसके बेसिस पे हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, या जो स्टडीज और वर्ल्ड लिटरेचर आ रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड से, उसके बेसिस पे एक कॉमन टर्म आज कोविड के साथ एसोसिएट की जा रही है, जो कि है ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग में पेशेंट इवन माइल्ड डिजीज जो है, घर पर होम क्वारंटाइन है, कोविड से लड़ रहा है, और उसको फोन पे हम कंसल्टेशन कर रहे हैं और हम उससे पूछ रहे हैं कि क्या आपने आज सुबह की दवाई ली, और वो कह रहा है कि मैंने ली या नहीं ली मुझे याद नहीं है। समझ रहे हैं, वो उसका डिसओरिएंटेशन है एनवायरनमेंट के लिए, थोड़ा सा मेमोरी में भी डिस्टर्बेंस आ रही है। दिस मे वेल बी रिलेटेड टू द स्ट्रेस लेवल्स। वो डिस्ट्रैक्टेड इतना है और एप्रीहेंसिव इतना है कि वो याद ही नहीं रख पा रहा है कि वो दवा किस डोज में ले रहा है, कितनी बार ले रहा है। लेकिन ये कई सारे पेशेंट के साथ देखा जा रहा है कि वो याद ही नहीं रख पा रहे हैं चीजों को। दे फील दैट दे आर डिसओरिएंटेड फॉर द एनवायरनमेंट। तो ये तो एक माइल्ड डिजीज में भी दिक्कत आ रही है सामने। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस का, द पीपल हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम सिवियर डिजीज हैव बीन सीन टू हैव डिमेंशिया। जैसे कि डॉक्टर हिमांक ने भी डिमेंशिया के बारे में बात करी है, काफी हफ्ते और महीने लग रहे हैं उन पेशेंट्स को जो सिवियर डिजीज से रिकवर करे हैं या वेंटिलेटर से बाहर आए हैं। वो घर वालों को पहचान नहीं पाए, समझ नहीं पाए कि वो कहाँ पर हैं, उन्हें याद नहीं रहा। और हमें तो पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा भी है कि जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो अगर सिवियर डिजीज से बाहर आए हैं तो वो अपनी प्रैक्टिस ही भूल गए हैं। वो इस स्टेज पे आ गए कि अब उन्हें याद ही नहीं है कि उनको अब क्या दवा देनी है। लेकिन ऐसा भी पाया गया है कि कुछ हफ्तों में ये चीजें रिकवर भी की गई हैं। तो अभी लॉन्ग टर्म डेटा तो हमें इस बीमारी का नहीं है, पर 1 साल में जितना हमारा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे है कि कुछ समय तो ब्रेन फॉग और डिमेंशिया परसिस्ट करता है, पर कुछ हफ्तों बाद या कुछ 1 या 2 महीनों बाद रिकवरी होने के बाद पेशेंट कम्स बैक टू द नॉर्मल बैक, जो भी उसका पहले जो लेवल था सेंसोरियम का, इंटेलेक्चुअल जो उसकी एबिलिटी थी, उसको वो रीगेन कर पाता है कुछ हफ्तों बाद, जितना अभी हमें पता है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस we will be able to comment upon maybe in coming months and years. जी जी जी, डॉक्टर अभिषेक और डॉक्टर हिमांक, इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, दोनों से एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगा। आपने हमें बताया कि लोगों को स्ट्रेस से कैसे हैंडल करना चाहिए, बाकी सभी हमारे सवालों के आपने जवाब दिए। मेरा एक दोनों से आखिरी सवाल है, और आप एक एक करके प्लीज मुझे उसका आंसर जरूर दीजिए कि आप लोग कैसे स्ट्रेस को हैंडल करते हैं। आप इतने लॉन्ग वर्किंग आवर्स में काम करते हैं, यू आर गाइज आर अंडर सो मच प्रेशर, तो आप उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं, ये हमारे दर्शकों के साथ जरूर शेयर करिए। डॉक्टर हिमांक, पहले आपसे पूछना चाहूंगा। ये बहुत ही आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ दिया है लास्ट में जी, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल इट अपार्ट फ्रॉम द एप्रीहेंशन जो कि एक जनरल पब्लिक को है ना। उसके अलावा हमारे पास एक एडिड जो वो है स्ट्रेस का फैक्टर की, जो हम पेशेंट्स डेली देख रहे हैं, जिसमें डेथ्स भी हो रही हैं और जो पेशेंट्स सिक भी हो रहे हैं। तो ये हमारे पास एक एडेड जो स्ट्रेस का लेवल है। तो इसमें हम वही कुछ कोशिश करते हैं, और जो पेशेंट्स को बताते हैं वही हम कोशिश करते हैं कि जो अपनी लाइफ में, हमारी लाइफ में अपने चारों तरफ जो पॉजिटिव चीजें हैं, उस पे हम कंसंट्रेट करें। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन मेथड। इसमें यह है कि हम अपनी पॉजिटिव चीजें लाइफ में, जो अच्छी चीजें लाइफ में, उस पे कंसंट्रेट करें, उन पे चैनलाइज करें, नेगेटिविटी से दूर रहें। जो भी नेगेटिव न्यूज है चारों तरफ, उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। अच्छी बुक्स रीड करें। जो हम कर रहे हैं वो यही है कि अच्छी बुक्स रीड करें इवनिंग टाइम में, जो भी हमें को फ्री टाइम मिलता है। जो बच्चे हैं घर के अंदर, उनके साथ वी प्ले अराउंड, थोड़ा सा हम हॉबीज डेवलप करें, जैसे कि आई डू गार्डनिंग, है ना। तो हम इस तरीके से चीजें डेवलप करें। उसके अलावा जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो आई ट्राई फॉर 1 or 2 सेशन ऑफ मेडिटेशन, बट कई बार काफी डिफिकल्ट होता है, बट आई ट्राई फॉर इट। जी जी, डॉक्टर अभिषेक। हाँ जी, डॉक्टर हिमांक ने बिल्कुल सही कहा है, इन्हीं तरीकों से अपना स्ट्रेस लेवल कम रखा जा सकता है।
पर हमारी जो ट्रेनिंग है 15 साल की, आम जनता के लिए कोविड अब आया है, डॉक्टर की जो 15 साल की ट्रेनिंग है उसमें ऐसे एपिडेमिक्स हम हर साल 2 या 3 बार देखते हैं। हर साल डेंगू सीजन में भी इतना ही बर्डन होता है। तो ट्रेनिंग कर करके हमें ऐसा तैयार किया जाता है कि जो एंड्योरेंस लेवल है वो बड़ा डॉक्टर्स का हाई हो जाता है। और रेस्क्यूअर्स अगर कोलैप्स करेंगे तो फिर कोई नहीं बचा सकता है, सिस्टम कोलैप्स हो जाए, पर रेस्क्यूअर्स जिस दिन गिव अप कर देंगे उस दिन हार हार होगी। अभी तो फिर भी जंग जारी है, जीत हमारी ही होगी। बहुत ही अच्छे शब्दों में डॉक्टर अभिषेक ने इसे समराइज किया कि अगर सर्वाइवर को अगर सर्वाइव करना है तो उसके लिए आपको डॉक्टर अभिषेक और हिमांक जैसे डॉक्टर्स को वहां पे अवेलेबल रहना पड़ेगा और इन लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा एंड यू गाइस हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एज वेल, ताकि आप लोग हमारा ध्यान रख सके और बाकी सभी लोगों को ठीक कर सके। समय का थोड़ा सा अभाव है डॉक्टर, इसीलिए इस चर्चा को आज यहीं पर रैप अप करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर हिमांक हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। मैं थैंक यू करना चाहूंगा मेरी को होस्ट उर्वशी का कि मेरे साथ जुड़े और सभी सवाल पूछे हमारे डॉक्टर्स के लिए। हमारे सभी दर्शक जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो कोविड-19 से रिलेटेड जितनी भी न्यूज है वो हमारी वेबसाइट जागरण.com और इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो english.jagran.com पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। हमें इस लड़ाई में एक साथ रहना है, सो मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए, यही चीज है जो हमें बचा सकता है। अगली बार अगले हफ्ते फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।